देखिए डर तो लग रहा था, पर हमें यकीन था कि हम पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने सोच रखा था कि कहाँ से निकलना है किसी भी तरीके से। डर तो था, पर कुछ नहीं कर सकते थे। आने के लिए उसी में बहुत परेशान रहते थे। टीवी देखने को कभी मन करता था, कभी नहीं करता था। देखने देखें क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ है क्या नहीं। दिन भर में कम से कम 10 बार फ़ोन कर लेते थे। ये यही कहता था तुम बार बार फ़ोन करती हो तो उससे क्या होगा। मम्मी जब मैं निकल पाऊँगा जब ही निकलूँगा। बस जिंदा आ गया, यही बहुत है। किसी तरह से भी आ गया, यही काफी है। ये भी मोदी साहब की बदौलत आ गया, वरना वो नहीं होते तो ये नहीं आता। अब मैं साजिद मलिक हूँ, आप समाचार वाले देख रहे हैं। यूक्रेन और रशिया में जो हमारे स्टूडेंट फंसे थे, जब युद्ध का हालात वहाँ पैदा हो चुके हैं, वहाँ लगातार युद्ध चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स वहाँ पर थे, जो सिविलियन हमारे वहाँ फंसे हुए हैं, जो लोग वहाँ से निकल कर आए हैं, उनके हालात किस तरह के थे, वहाँ के हालात क्या है, क्या क्या लोगों ने प्रॉब्लम फेस की है, उसी के तहत आज हमारे साथ में शशांक सोनी हैं, जो यूक्रेन से निकल कर इंडिया वापस आए हैं। उनके घर हम पहुँचे हैं। शशांक हमारे साथ में हैं। शशांक MBBS 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं यूक्रेन के अंदर। वहाँ के हालात, वहाँ की जो कंडीशन है, वो हम शशांक से ही जानेंगे, क्योंकि उन्होंने आंखों देखा हाल वहाँ देखा है। सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। शशांक, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप इंडिया वापस आए, सही सलामत वापस आए। और आपसे जानना चाहेंगे शशांक कि जब वहाँ जो हालात वहाँ पैदा हुए थे, किस तरह के हालात थे, क्या था वहाँ पर? जी थैंक यू सो मच फॉर द दिक्कत तो वहाँ पे थी, काफ़ी सारा डर का माहौल था कि वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है कीव और खार्किव में, और पूरे यूक्रेन में इस टाइम बॉम्बिंग ज़्यादा हो गई है। और एम्बेसी ने साफ मना कर दिया था कि आपको जो करना है वो करिए, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी वहाँ पे इस टाइम भी। शशांक, जिस तरह की जब किसी देश के अंदर हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे सिविलियन को कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले हम देखते हैं अपनी एम्बेसी की तरफ। तो इंडियन एम्बेसी ने कितनी हेल्प की आपको वहाँ से निकलने में, या कितनी हेल्प मिली या नहीं मिली वहाँ से आपको? जी हेल्प तो मिली नहीं। मेरी फ़्लाइट थी 24 की इंडिया की, कीव से। तो हम वहाँ पर गए थे, तो हम जब वहाँ पर पता चला इन्वेजन हो गया, तो एम्बेसी गए। एम्बेसी ने 2 दिन वहाँ पे हम उसके पास एक स्कूल था, वहाँ पे रहे थे। 26 को एम्बेसी ने बोल दिया जिसको जाना है वो जा सकता है यहाँ से, अपने मतलब बॉर्डर की तरफ। हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना हमारी कोई सेफ्टी। आप जो जाओगे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाओगे। मतलब इंडियन एम्बेसी ने पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिए? जी जी जी, उसने साफ कह दिया जो आपको करना है आप कर सकते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया गवर्नमेंट की, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लगातार स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाल रहे हैं, और इसके अलावा उन्होंने अपने कुछ मिनिस्टर भी भेजे। तो वो जो चीज़ें हैं इन्होंने बनाई हैं, सिर्फ इलेक्शन को देख करके ये माहौल बनाया गया, ये वाकई कुछ हेल्प वहाँ से मिली नहीं मिली? जी यूक्रेन में तो कोई हेल्प नहीं मिली, रोमानिया में हेल्प मिली थी जब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। जी मतलब वहाँ, लेकिन यूक्रेन के अंदर हेल्प नहीं मिली? जी जी, जब मैं था तब तो कोई हेल्प नहीं थी। आपका थोड़ा सा हो गया और खारकीव हो गया। शशांक, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपने वॉर देखी है, वहाँ पर वॉर चल रही है अभी लगातार। एक्चुअल यूक्रेन के जो हालात हैं वो कितने डरावने हैं, क्या है वहाँ के हालात? जी कुछ सिटीज़ में तो नॉर्मल है, नॉर्मल से मतलब बिल्कुल, और थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है। लेकिन कुछ सिटीज़ में हालत बहुत ख़राब, फॉर एग्जांपल कीव, खारकीव, सुमी एंड द अर्पिन। बट हम देखें लवीव में, इवानो में, ये सब नॉर्मल, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है बस। अब थोड़ी प्रॉब्लम है वहाँ? प्रॉब्लम है लेकिन कम है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हम कहते हैं ना कि जब वॉर होती है तो वॉर से किसी का फ़ायदा नहीं होता है, लगातार नुकसान ही होते हैं। वो हम देख भी रहे हैं, क्योंकि चीज़ें हमने देखी कि आप लोगों ने तो युद्ध वहाँ रहकर देखा है कि लगातार कहीं से बमबारी हो रही है, रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं। तो डर तो नहीं लग रहा था कि घर पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे? देखिए डर तो लग रहा था, पर हमें यकीन था कि हम पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने सोच रखा था कि कहाँ से निकलना है किसी भी तरीके से। डर तो था, पर कुछ नहीं कर सकते ना। अच्छा, जब वहाँ से निकले, जब वहाँ से चले थे, तो क्या हेल्प मिली थी वहाँ से इंडियन एम्बेसी की तरफ से, या फिर जब वहाँ से निकले तो आपको मतलब लाइक अ टैक्सी वगैरह से आना, या एम्बेसी ने हेल्प की? ज़रा बहुत बिल्कुल हेल्प नहीं मिली? जी कुछ नहीं करी, टैक्सी हमने खुद करी थी। जब हमने देखा कम पे ट्राई करा नहीं हुआ, जब हमने प्राइस बिल्कुल फुल कर दिया तब टैक्सी हुई। एम्बेसी ने तो कुछ हेल्प करी। हम वहाँ पर गए थे इंडियन फ्लैग मांगने एम्बेसी से, तो एक अंकल निकल के आए थे, उन्होंने बोला अभी 15 मिनट में ला कर देता हूँ। फिर वहाँ पर हम 1 घंटे खड़े रहे। बाद में 2 यूक्रेन गार्ड निकल गए, उन्होंने बोल दिया इट्स नॉट सेफ यार, यू कैन गो। पर उन्होंने कोई फ्लैग नहीं दिया वहाँ से हमें। फिर हमने खुद फ्लैग बनाया पेपर पे। मतलब फ्लैग तक वो लोग आपको प्रोवाइड नहीं करा रहे थे? जी नहीं, कुछ नहीं कराया एम्बेसी ने प्रोवाइड वहाँ पे यूक्रेन में। इंडियन एम्बेसी ने, जब आप वहाँ से निकल रहे थे, क्योंकि ठंड बहुत है वो यूक्रेन के अंदर, लगातार हम देख रहे हैं कि माइनस में बहुत टेम्परेचर है, इसके अलावा खाने पीने को लेकर के क्या दिक्कत रही? क्योंकि ट्रैवल का तो वहाँ मिल ही नहीं रहा, आपको कोई सहूलियत नहीं मिली, आपने खुद से किया, लेकिन खाने पीने की किस तरह की प्रॉब्लम थी? खाने की प्रॉब्लम थी, क्योंकि इस टाइम कीव में खाने की शॉर्टेज थी। तो 1 प्लेट चावल देते थे वो 5 लोगों के लिए, जो डिस्पोजल प्लेट होती है छोटी वाली, उसमें देते थे 5 लोगों के लिए। यानी कि इंडियन एम्बेसी आपको 1 प्लेट राइस दे रही है, 5 लोग उसको खाएंगे? जी जी जी, 1 प्लेट राइस 5 लोगों के लिए। मतलब जिस तरह से हम बात करें इंडियन एम्बेसी की, जो उम्मीद लगाता है हर कोई, क्योंकि वही हर चीज़ होती है जो
किसी भी मुल्क में हो या किसी भी देश के अंदर हो तो सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है एम्बेसी की। लेकिन जब इंडियन एम्बेसी की हम बात करें तो जिस तरह से हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि वो एक माहौल तो बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि चुनाव में वो बहुत बिजी हैं इस टाइम। हमारे स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हुए हैं लेकिन वो चुनाव में लगे हुए हैं। सही बात है या फिर लगता है कि सिर्फ हर कोई अपना पॉलिटिकल मामला बना रहा है इसको? थोड़ी सही है थोड़ी गलत है, क्योंकि रोमेनिया में ज़्यादा दिक्कत मतलब अच्छी हर चीज़ प्रोवाइड हो रही है, खाना भी हर चीज़ मिल रही है, लेकिन यूक्रेन में कुछ हेल्प नहीं हो रही इस टाइम। जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं कीव में, आप उनसे पूछिए, आप उनसे बात करिए, वो आपको यही बताएंगे जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट चीज़, कि दिक्कत बहुत ज़्यादा है, कोई हेल्प नहीं है एम्बेसी की तरफ से, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा, आप MBBS थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, यूक्रेन आप गए MBBS करने के लिए, अब क्या लग रहा है फ्यूचर को लेकर के? क्या मतलब डर लग रहा है कि भाई फ्यूचर अब कैसे बनेगा, क्योंकि आप तो थर्ड ईयर के हैं? उसके बाद में क्या लग रहा है कि भाई फ्यूचर को लेकर डर है या अभी लगता है कि कुछ सही हो जाएगा वहाँ पर? जी सही तो हो जाएगा, डर तो है, क्योंकि मैं कंप्लीट तो करनी है, छोड़ने बीच में है नहीं, डिग्री है कंप्लीट करनी है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा, हम बात करें तो आप जब यूक्रेन पढ़ने गए MBBS करने के लिए, इंडिया में इतना अच्छा MBBS होता है तो यूक्रेन ही क्यों जाना पड़ा? फीस को लेकर के या वहाँ का MBBS हमारे यहाँ से अच्छा MBBS है? फीस को लेकर के, फीस यहाँ बहुत ज़्यादा फीस है ना, आप यहाँ पर करोगे तो आप मान लीजिए 15 से 20 लाख पर साल पर ईयर की फ़ीस है, वहाँ पे पर ईयर फीस ओनली $4,000 US डॉलर्स वहाँ यूक्रेन के अंदर? जी जी जी, जहाँ मैं पढ़ता हूँ इमानुएल फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। एक वह भी बयान आया था एक साहब का, और इस तरह के कुछ वीडियोस भी आए। उन्होंने कहा कि भाई जब हमने कहा कि वहाँ से लोगों को निकलना चाहिए तो जो फ़्लाइट्स की टिकट महंगी कर दी गई थी, तो उन्होंने कहा जब आप यूक्रेन पढ़ने जा सकते हो तो क्या टिकट नहीं ले सकते? इस तरह के बयानबाजी ऐसे टाइम में करना कैसा लगता है चीज़? जी टिकट्स की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एम्बेसी ने 16 को बताया हमें कि आप जा सकते हो। अब ये तो है नहीं कि आप 16 को बोलोगे तो बंदा तुरंत निकल जाएगा, थोड़े दिन लगते हैं। तो मैंने 24 की टिकट करी थी, एक हफ्ते बाद की। हर चीज़ सामान देखना होता है, हर चीज़ पैकिंग करनी होती है, इसमें थोड़ा टाइम लगा था। अच्छा, जब आप जहाँ पर आप रुके हुए थे अपने हॉस्टल से, जब आप इंडिया तक का सफ़र, वो कितना डरावना था या कैसा था वो सफ़र? जी मैं बताता हूँ आपको, मेरी फ़्लाइट थी 24 की, मैं इवानो से निकला था कीव के लिए ट्रेन में रात में। तो सुबह 6 बजे पता चला था कि इन्वेजन हो गया है, तो बीच में ट्रेन रुक गई थी। जो उसने बोला कि हम आगे अब नहीं जा रहे, तो फिर उसने बोला बाद में चले गए थे कीव। हमने कीव जाकर देखा कि कोई वापसी फिर से इवानो चल जाए किसी भी तरीके से, तो वरना वहाँ पर कोई ट्रेन थी ना टैक्सी ना कुछ। तो फिर वहाँ से एम्बेसी चले गए थे हम लोग। एम्बेसी पे वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्टर थे जिन्होंने हमारा एडमिशन कराया था, उन्होंने बोलता है मैं देखता हूँ कोई सीन टैक्सी वगैरह का किसी तरह इवानो जाने का। तो ऐसे वहाँ पे हमें 2 दिन लग गए। 26 को हमने सोचा कि यहाँ से निकलना है हाल में, तो फिर हमने एम्बेसी के पास गए फ्लैग व्लैग लेने, उन्होंने नहीं दिया। तो फिर हमने टैक्सी करी रेलवे स्टेशन की, क्योंकि दोपहर में 2 बजे के आसपास एक ट्रेन थी जो कि सीधे इवानो जा रही थी। ये स्पेशल ट्रेन चलाई थी यूक्रेन गवर्नमेंट ने वेस्ट की तरह आने के लिए। तो उस ट्रेन से हम लोग गए, रात के 2 बजे करीब में इवानो आ गया था। वहाँ पे नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था, बाहर जाना अलाउड नहीं था। चेकिंग हुई थी हमारी स्टेशन पे, पुलिस वगैरह ने चेकिंग करी थी। उन्होंने बोल दिया आप सुबह जाना यहाँ से। तो सुबह तकरीबन 7 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए थे अपने फ्लैट के लिए। थोड़ी देर फ्लैट पर रेस्ट करा, फिर हम सुबह 8 बजे वहाँ से रोमेनिया बॉर्डर के लिए निकल गए थे टैक्सी करके अपनी। अच्छा जी जी जी, फिर दोपहर में 12 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे रोमेनिया बॉर्डर, नीचे 10 किलोमीटर नीचे, वहाँ से ऊपर पैदल जाना पड़ा था 10 किलोमीटर चल के। अच्छा, फ्लैट्स में जब जिस फ्लैट से आप आए थे उस फ्लैट के अंदर का कैसा माहौल था, क्या था मतलब अंदर? फ्लाइट में अंदर कोई दिक्कत नहीं है जी, आप एक बार यूक्रेन बॉर्डर पार कर लो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, फिर तो वहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं है, समझ लीजिए आप। मतलब ये एक उम्मीद लगी हुई थी इस टाइम के बस पहले इंडिया पहुंच जाएं, घर वालों से मिल लें, ये था मन में एक? जी जी जी, बस आप एक बार रोमेनिया आ जाओ फिर तो आप इंडिया आ ही जाओगे हर हाल में। जी जी जी, मतलब रोमानिया तक आने का जो टाइम था यूक्रेन से, वो बड़ा एक मतलब खतरनाक और डरावना था। जी जी, बस वही एक प्रॉब्लम है, वहाँ से आप कैसे निकलोगे उसका आप कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन का वीज़ा वो लोग देते हैं रोमेनिया वाले, आप उस 3 दिन में आपको इंडियन एम्बेसी हर हाल में यहाँ पहुँचा देगी, रोमेनिया की इंडियन गवर्नमेंट एम्बेसी। अच्छा, इंडिया आकर के आप कैसा फील कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा फील घर आके। देखो, जब कहते हैं ना कि वॉर में जो बच्चे वहाँ फंसे थे, उनकी फैमिली जो इंडिया में थी वो सबसे ज़्यादा फेस कर रही थी प्रॉब्लम को। डर, माँ होती हैं, बाप, भाई, बहन, वो बड़े डर पैदा करते हैं। हमारे साथ में शशांक सोनी की माँ भी हैं, बहन भी हैं, उनके आंटी और उनके फादर भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले माँ से ही पूछेंगे, क्योंकि माँ का दिल ना एक होता है कि बेटों के लिए बड़ा वो रहता है, बच्चों के लिए बड़ा प्यार लाड़ करती है। तो आंटी, जब शशांक वहाँ मौजूद थे, जब आपको मालूम पड़ा कि रूस और यूक्रेन में जंग हो गई है शुरू, आपका बेटा यूक्रेन में था, कितना डर था आंटी? क्या लग रहा था कि बस किस तरह के वो था? बस बहुत अजीब सा महसूस होता था कि पता नहीं कैसे आएगा, कैसे क्या होगा।
समझ में नहीं आ रही थी बात। ये सोचे किसी भी तरीके से आ जाए, बस इतने पैसे हमने भेज दिए पर उसको फ़्लाइट ही नहीं मिल पा रही थी ढंग के साथ में आने के लिए। उसी में बहुत परेशान रहते थे। टीवी देखने को कभी मन करता था, कभी नहीं करता था, देखें क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ है क्या नहीं। दिन भर में कम से कम 10 बार फ़ोन कर लेते थे। ये यही कहता था तुम बार बार फ़ोन करती हो तो उससे क्या होगा मम्मी, जब मैं निकल पाऊँगा जब ही निकलूँगा। ये फिर 26 तारीख को शाम को निकला था ये वहाँ से, जब सुना कि हाँ अब आ जाए रोमानिया पे, आके जब तसल्ली मिली थी। आंटी, जिस तरह का जब हम जंग होती है तो एक डर, मतलब कभी भी हम लोग टीवी पे देखते हैं या हम लोग सोशल मीडिया पे चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो बस क्या उम्मीद थी कि बेटा सही सलामत घर आ जाए, क्या था वो सब? परमेश्वर से ये तो लॉ लगी थी कि ऐसा कभी कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे बेटे के साथ में कि जो मेरे को परेशानी हो सकती है। ये तो नहीं था, सोचा भी नहीं था मैंने कभी कि ऐसा हो सकता है, और ना हुआ। भगवान ने मेरा बच्चा मेरे पास आराम से भेज दिया। आंटी, आज शशांक आपके बगल में बैठे हैं एकदम से, मतलब जब पहली बार यहाँ आपके शहर आपके घर आए वो, तो सबसे पहले क्या रिएक्शन था बच्चे को लेकर? बस मैं तो एयरपोर्ट पे जाके बहुत इसको चिपका के रोने लगी थी। बहुत परेशानी है, अजीब सा महसूस हो रहा था बहुत ज़्यादा। आंटी, जब हम समझ सकते हैं वो दर्द, क्योंकि माँ है तो माँ सबको अपने बच्चे लाडले होते हैं उनके लिए। आंटी, जब शशांक यूक्रेन में फंसे हुए थे, यहाँ के नेता या यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम, एसएसपी, जो भी लोग हैं, उनसे कितनी उम्मीद लगाई थी कि आपने उनसे बातचीत की थी कि भाई बच्चा आ जाए हमारा? नहीं, हमने किसी से बात नहीं करी। जो भी कोई जेंट्स लोग तो सब इनके पास आए थे, लेडीज मेरे पास आती थी, बस हमारी मिलने वाली फ्रेंड्स थी। सब मेरे को यही कहती थी कि परमेश्वर पे रखो, भोलेनाथ पे भरोसा रखो, कुछ भी नहीं होगा। मेरी फ्रेंड्स भी आगे कल इसको गले मिलके इससे मिलके बहुत रोने लगी थी एकदम से। हाँ, बहुत ही, मेरे बच्चे को सब लोग बहुत प्यार करते हैं। इनके भी मिलने वाले जो आते हैं वो भी कहते हैं आपका बेटा बहुत ही अच्छा है। हाँ। तो आंटी से हमने बात की है, आंटी थोड़ा इमोशनल भी हो रही हैं, बहन उनके साथ में मौजूद हैं, ज़रूर पूछेंगे। शशांक, जब आपके भाई यहाँ आए, अच्छा आपको शशांक छोटे भाई हैं बड़े भाई हैं? बड़े भाई हैं। तो पहले आपका नाम जरूर जानेंगे। साक्षी सोनी। अच्छा साक्षी जी, मुझे एक बात बताएं, जब शशांक को आपने मालूम पड़ा कि शशांक यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, मतलब पढ़ने गए थे, एमबीबीएस करने, डॉक्टर बनने गए थे, अचानक हमें पता लगता है कि जंग शुरू हो गई है। जंग एक हमने अभी तक सिर्फ टीवी पे देखा है माहौल, कितना खतरनाक डरावना होता है। जब शशांक यूक्रेन में फंसे हुए थे तो क्या डर लग रहा था या क्या उम्मीद थी? बहुत ज़्यादा, जब बस टीवी को खोल के देखते तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इसलिए टीवी ऑफ ही रहे तो सही है। देखने के बाद तो बहुत डर लग रहा था, उसमें बहुत ऐसी चीज़ें दिखा रहे थे कि यहाँ पे बमबारी, यहाँ पे बमबारी, तो इसलिए बहुत डर था तब बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब आप तो बेटी हैं घर की, माँ बाप यहाँ आते थे, क्योंकि माँ तो ऑलरेडी पहले इतनी इमोशनल हो जाती हैं, तो माँ आपको संभाल लेती है कि भाई आ जाएगा, या आप माँ को संभाल रही थी? बस मेरे को तो खुद हिम्मत नहीं होती है, बस थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते कि हो ही जाएगा, आ ही जाएगा। भगवान के ऊपर भरोसा था कि आ ही जाएगा सही सलामत, पर फिर भी डर तो सबके मन में रहता ही है। तो जब शशांक घर पहुँचे थे तो कैसा लगा था शशांक से मिलकर के? बहुत अच्छा लगा था। मैंने तो तुरंत स्टेटस लगाए, फ़ोटो क्लिक करके सबको बताया कि मेरा भाई आ गया, बहुत खुशी हुई। मतलब आप खुशी है कि भाई सही सलामत? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपके शशांक की जिस तरह भाई है, वैसे भी बहुत सारे भाई हैं जो अभी यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ जंग का माहौल है, निकल नहीं पा रहे हैं। उनको लेकर के क्या लगता है कि वो भी सही सलामत घर आ जाएं? बस सही सलामत घर पे आ जाए। सबके अपने अपने पेरेंट्स हैं, सबके अपनी फैमिली है, सबको अपने फैमिली से प्यार होता है, वो भी बस अपने घर पे अच्छे से आ जाए। शशांक की आंटी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आंटी से ज़रूर पूछेंगे। आंटी, शशांक अब घर आ गए हैं, अब आने के बाद कैसा महसूस हुआ? आने के बाद अच्छा लगता है कि बना बच्चा थोड़ा है तो आ गए तो अच्छा बात है। तब फंसे रहने से तो बच्चा दिक्कत होता है कि चलो कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे क्या कर रहा है। आ जाने के बाद लगता है कि हाँ अच्छे हैं, और क्या है। डर तो नहीं लग रहा? जब कितना डर लग रहा था जब शशांक वहाँ फंसे हुए तो थे? डर लग रहा था कि चलो बच्चा इतना परेशान में है, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते थे, इस वजह से थोड़ा तो मन के अंदर से दुखी था ही। अब आ गया है तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, शशांक अब घर आ चुके हैं, सरकार से कोई नाराज़गी तो नहीं है? सरकार ने हेल्प की या नहीं की इस तरह की? सरकार क्या हेल्प कर रही है, जो है उसी की वजह से आ पाए। उन्होंने एयर इंडिया से जो फ्लाइट भेजी उसी की वजह से आ पाए हैं। बहुत उनका थैंक्स है, थैंक्स टू यू। शशांक के फादर हमारे साथ मौजूद हैं और शशांक के फादर से हम ज़रूर जानेंगे कि क्या क्या था जब बेटा वहाँ फंसा हुआ था। अंकल, शशांक आज घर आ गया है, पहले तो कितनी खुशी हुई इस बात को लेकर? बहुत खुशी है, बेइंतहा खुशी जी। मैं मोदी जी का आभारी हूँ बहुत, उनकी बदौलत ये बच्चा यहाँ आया है। अगर मोदी नहीं होते तो नहीं आता, केवल मोदी जी की वजह से आया है ये, बस। और जी
अंकल, जब शशांक यूक्रेन में था और वहाँ फंसे हुए थे, हालात सब ने देखे हैं, आप तो फादर हैं और फादर की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि पहले घर वालों को भी संभालें, बेटे की भी खैर खबर रखनी है, बेटे को भी बुलाना है। क्या लग रहा था, किस तरह से संभाले थे वो सारी चीज़ों को? देखिए साहब, केवल और केवल टीवी और टीवी पर जंग के सारे हालात देख करके ये उम्मीद ही नहीं थी कि ये आएगा या नहीं आएगा। कोई उम्मीद बची नहीं थी। जिस तरह से माहौल था, 24 तारीख की इसकी फ़्लाइट थी, 24 तारीख की फ़्लाइट कैंसिल हो गई। हमने इसको रात को 10 बजे, यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने इसको 1.5 लाख रुपए भेजे और 45,000 में इसको कीव से और दिल्ली तक की फ़्लाइट मिली। वो भी कई बार ब्रेक भी था उसमें रास्ते में, लेकिन तब फ्लाइट मिल गई तो हमने कहा ठीक है भाई आ जाओ। लेकिन फिर वहाँ से इवानो से जब ये कीव तक आया और कीव पर आने के बाद में ही वार चालू हो गई और कोई भी किसी भी प्रकार की, सब पूरी तरीके से अनसेफ हो गया, फ़्लाइट कैंसिल हो गई। और जब इसके पास पैसे नहीं बचे तो हमने रात में 10 बजे भी, हमारे एक फ्रेंड हैं अखिलेश पंसारी, उन्होंने हमें अपने बच्चे के द्वारा अपने पेटीएम से पैसे भिजवाए और तब इसको रात को 10 बजे पैसे भेजे गए दोबारा से। तब हम उनके आभारी हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। अंकल, जंग होती है तो कहते हैं कि जंग से कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है, जंग हमेशा नुकसान करती है किसी न किसी का। बेटा आपका यूक्रेन में फंसा हुआ था, ऐसे बहुत हज़ारों हमारे अभी स्टूडेंट्स हैं जो बेटे हैं इस देश के, जो अभी भी फंसे हुए हैं जी। तो सबसे पहले जब इंडिया शशांक आए, पहला रिएक्शन आपका क्या रहा था? मेरा रिएक्शन तो यही है कि एक भी बच्चा वहाँ पर किसी भी प्रकार के कष्ट में ना रहे। और भारत सरकार में मोदी साहब की ये मेहरबानी है कि वो जो भी कर रहे हैं सारे लोगों के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। और जितने भी बच्चे हैं वो पूर्ण हिफाजत से भारतवर्ष आए। मोदी साहब ने अभी 4 मिनिस्टर अपने, सिंधिया साहब और पुरी साहब और एक बीके सिंह साहब और 4 मिनिस्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ गए हुए हैं। वो लोग मतलब ऐसा है, सारे बच्चों की बहुत सहायता कर रहे हैं और मोदी साहब के अथक प्रयास से ही ये बच्चे यहाँ तक आ पाए हैं। अच्छा अंकल, बात करें इंडियन एम्बेसी की जी। कहीं भी कोई भी देश का कहीं भी कोई सिविलियन या स्टूडेंट अगर फंसता है यूक्रेन में, कितनी हेल्प मिली है इंडियन एम्बेसी से? क्योंकि लगातार इंडियन एम्बेसी पे उंगली उठनी शुरू हो गई हैं। जब हम कहीं फंसते हैं किसी अलग मुल्क में या अलग देश में, सबसे पहले नज़र हमारी एम्बेसी पे जाती है, लेकिन एम्बेसी ने एकदम से हाथ खड़े कर दिए। उसको लेकर के आपका क्या कहना है? इंडियन एम्बेसी वाले तो बिल्कुल पुलिस वालों की तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। इंडियन एम्बेसी वालों को हमारे बच्चे ने हमें टेलीफोन पर बताया कि जब हम लोग एम्बेसी पर गए, एम्बेसी वालों ने इन्हें अंदर भी नहीं घुसने दिया। बाहर से बच्चे, बहुत सारे बच्चे बाहर खड़े हैं। कोई भी एम्बेसी वाला आदमी इस बात को राजी नहीं है बच्चों से बात करके। एम्बेसी वालों ने तो एक गैर जिम्मेदाराना और बिल्कुल एकदम से शत्रुता का व्यवहार किया है इनके साथ में। एम्बेसी वाले लोगों को, कम से कम यूक्रेन एम्बेसी वाले लोग तो किसी न किसी दंड के पात्र हैं मेरी नज़रों में। तो भारत सरकार को चाहिए कि वो एम्बेसी स्टाफ को तुरंत बदलें या उनको टाइट करें। एम्बेसी वालों का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यूक्रेन एम्बेसी वालों का, जो कीव में लोग पोस्टेड हैं, वहाँ कोई भी आदमी, मैं किसी से डरने की और किसी से भय की बात नहीं है ये, अगर उनका बच्चा वहाँ पढ़े और वो उससे 8-10 हज़ार किलोमीटर दूर हो तो उनको मालूम पड़े कि किस तरह से जिया जाता है। मेरा बच्चा यहाँ से 8,000 किलोमीटर पीछे है, 8,000 किलोमीटर है यूक्रेन। एम्बेसी वालों ने तो बिल्कुल एक अननोन, इनके साथ वहाँ पे कौन है? केवल और केवल एम्बेसी और कोई नहीं। हमारे इन बच्चों के माता पिता जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी है, इनका वही सहारा है। एम्बेसी वालों ने इनको झंडा देने से मना कर दिया, जिसको सबसे पहली हमारा दायित्व ही वो है। लेकिन एम्बेसी वाले तो इनको अपने पास में रखने को राजी नहीं। एक प्लेट चावल में 5 आदमी खा सकते हैं क्या? इन्होंने ये पूरी सारे 8 घंटे ये कीव से लेकर के और इवानो तक नेक्स्ट डे जब गए हैं, केवल खड़े खड़े गए हैं। आप इनसे दोबारा से पूछिए कि आप बैठ करके आए या लेट करके आए। आप इनसे जान सकते हैं कि कीव से और इवानो तक 8 घंटे के सफ़र में ये सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर के आए हैं। इतना कंजस्टेड है कि खड़े होने के लिए जगह नहीं है। इतनी बड़ी अटैची है इसकी 24 इंची की,
उस अटैची को आप इनका बैग उठा करके अगर देखेंगे तो मेरे जैसा आदमी नहीं उठा सकता। ये तो इतने रश में, इतनी वहाँ पर क्राइसिस थी कि हर आदमी को कीप से जाने की पड़ी है। बस खाली बच्चे भी हैं और कीप के नागरिक भी हैं। इन एम्बेसी वालों ने तो कीप के नागरिकों जैसा भी व्यवहार नहीं किया। इससे तो इसके दोस्त जो वहाँ अननोन में भी इसके दोस्त हैं और इवानों में भी इसके दोस्त हैं और कुछ परिचित लोग हैं जो केवल रास्ते में जाने के समय पर ही तो बने हैं, उन लोगों ने इससे बहुत अच्छा व्यवहार किया। लेकिन एम्बेसी वालों से मुझे बहुत असंतोष है और शिकायत है। अभी भी बच्चा दोबारा लौट करके जाएगा तो यूक्रेन में ही, लेकिन बाय द वे अगर इंडिया गवर्नमेंट अगर कोई इनके लिए कोई प्रपोजल ला करके कोई कुछ फ़ायदा करेगी तो बात अलग है। आप ये देखिए कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस इतनी है कि एक साधारण आदमी अपने बच्चे को अगर पढ़ाना चाहे तो चाहे अपने आप को भी बेच दे तब भी नहीं पढ़ा सकता। भारत में तो इतना फीस है कि मुश्किल है उसको देना। लेकिन यूक्रेन में क्योंकि फीस कम है, बस केवल और केवल हमारा जो है, मेरे बच्चे ने बी फार्मा किया 1 साल, उस कॉलेज को टॉप किया है। 97% इसके बी फार्मा में नंबर आए हैं। ये अंडर एज इसका पासपोर्ट बना था जब ये गया था। तो यूक्रेन में मतलब ऐसा केवल और केवल फीस के कारण और एक इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से इसको वहाँ भेजा गया है। और अगर भारत में फीस कम हो जाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के जो 3 साल हैं या 2 साल हैं जो भी हैं, हम इसको यहाँ पर भी करा सकते हैं। और अगर नहीं किया तो फिर दोबारा से जाएगा तो ये यूक्रेन ही। तो हम आशा करते हैं एम्बेसी वालों से कि वो पुनः इस किस्म की अगर कोई भी घटना या कोई जिम्मेदारी उन लोगों पर आए तो वो एक मित्र के नाते, एक गार्जियन के नाते हमारे बच्चे से व्यवहार करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सर एक सवाल आपसे है कि जिस तरह से हम हालात वहाँ हो रहे थे और लगातार हम वीडियोस देख रहे हैं कि कुछ वीडियो हमने देखी कि स्टूडेंट्स को मतलब हेल्प मांगनी पड़ी गवर्नमेंट से, और इसके अलावा कुछ वीडियोस हमने देखी कि वहाँ के पुलिस, वहाँ का प्रशासन जो है, वहाँ का जो आर्मी है वो बदतमीज़ी कर रही है, वहाँ लड़कियों से मिसबिहेव किया जा रहा है, लड़कों से मिसबिहेव किया जा रहा है। तो वो जब आप वीडियोस आपने देखी तो कितना फिर डर लगने लगा था? एक्चुअल बात ये है कि पुलिस की बदतमीजी के वीडियोस तो मैंने देखे हैं जी। उसको देख करके तो मुझे बिल्कुल बड़ा ताज्जुब हुआ कि यूरोप जैसे इतने वेल एजुकेटेड और इतने समृद्धशाली देशों के सैनिक या पुलिस भी इतना व्यवहार, ऐसा व्यवहार कर सकती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे ये विश्वास नहीं है कि वो पुलिस वाले ही थे या पुलिस की वर्दी में कोई और लोग थे। मैं नहीं मानता इस बात को कि यूरोप जैसे महाद्वीप के लोग ऐसे भी हो सकते हैं। मुझे ताज्जुब है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे, लास्ट क्वेश्चन ये है, अभी चुनाव अभी यहाँ से होकर गुजरा है, यूपी का लास्ट चरण होने वाला है और अभी जो पहले चरण में यहाँ से निकला, लगातार नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, हर तरीके की हेल्प मांग करने की बात करते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ी इस टाइम पर तो बेटे के लिए आपने जब हेल्प की ज़रूरत थी तो कितने लोग आपसे मिलने, यहाँ के जो आपके एमएलए के चुनाव लड़े विधायकी का, कितने लोग आपसे मिलने आए या नहीं आए, या कोई प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आया नहीं आया, क्या कोई शिकायत है या कुछ लोग आपसे मिलने आए थे? नहीं साहब, एमएलए के नाम पर तो मस्त चंद्रपाल सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से खड़े हैं विधायक जी, वो तो मेरे यहाँ मिलने आए, मेरे घर पे भी आए। उन्होंने मेरे से ये कहा, डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, कोई भी काम है, कुछ भी कहलवाना है, आप मुझे बताइए। दूसरा, एक एसडीएम साहब मेरे घर पर आए, उन्होंने मुझसे बहुत भारी आत्मीयता से बात की। एसडीएम साहब हमारे घर पे करीब पौन घंटे तक बैठे रहे। उन्होंने मेरे से कहा, कोई अगर काम है तो आप मुझे बताइएगा। मैंने कहा साहब बस किसी तरह से मेरा बच्चा आ जाए। एक साजिद साहब हैं तहसील में, उन्होंने भी मतलब ऐसा है कि मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया। मैं साजिद साहब का और एसडीएम साहब का व्यक्तिगत रूप से भी शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आकर के उन्होंने मेरे बच्चे की कुशल क्षेम पूछी। बाकी भारतीय जनता पार्टी के अलावा और पार्टी के जितने भी नेता हैं वो वोट मांगने तो सब आए मेरे यहाँ, और लोकल स्थानीय लोग भी, जितनी भी पार्टियों के स्थानीय लोग भी हैं, वो अलावा चंद्रपाल सिंह के कोई भी आदमी, नॉट ए सिंगल पर्सन, मेरे घर पर मेरे से ये पूछने नहीं आया कि आपका बेटा जिंदा है या नहीं है। मुझे सारे पार्टी वालों ने कभी भी नहीं पूछा, अलावा सीपी सिंह साहब के। चंद्रपाल सिंह तो पूछने आए मेरे से, मैं उनका बहुत आभारी हूँ, उनका व्यक्तिगत शुक्रगुजार हूँ चंद्रपाल सिंह का। अच्छा एक सवाल सर वैसे ही ले लेते हैं आपसे, अगर चुनाव अगर नहीं हुआ होता, यानी चुनाव होने वाला होता और बेटा वहाँ फंसा होता, नहीं लगता कि पूरा जमावड़ा लग गया होता वैसे नेता को उस टाइम? तो
अगर उस समय होता तो नेता लोग, लेकिन चुनाव तो अभी भी चल रहा है, लेकिन मेरा चुनाव तो खत्म हो गया है। हाँ, फिर तो हो सकता है सब आ सकते थे। अब उनका काम निकल गया, अब उनके वोट ही नहीं लेने हैं उन्हें, तो हम तो एक साधारण आदमी में नहीं है उनकी नज़रों में। जबकि मैं MLC में भी वोट डालता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेरे घर के सारे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मेरी सारी महिलाएं पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन अब उनको हमारी वोट नहीं लेनी तो उनको कोई मतलब नहीं है। चंद्रपाल सिंह तो ज़रूर मेरे यहाँ आए हैं, 2 बार आए हैं चंद्रपाल सिंह मेरे यहाँ। बाकी कोई लीडर, किसी भी प्रकार का नेता, लोकल नेता भी नहीं आए हैं मेरे यहाँ पर। सर, जब बेटे को एयरपोर्ट पे देखा, बेटा जब आया, जब एयरपोर्ट से बाहर एग्जिट किया, तो दिल में क्या एकदम से आया था उस वक्त? क्या होता, खैर बस जिंदा आ गया, यही बहुत है। किसी तरह से भी आ गया, यही काफी है। ये भी मोदी साहब की बदौलत आ गया, वरना वो नहीं होते तो ये नहीं आता। शशांक के फादर हमारे साथ में हैं। मतलब वाकई में इमोशनल एक है कि किसी का बेटा अगर फंसा है और बेटा जब आता है तो माँ और बाप, जो फैमिली है ना, वो कहीं ना कहीं जो फेस कर रही होती है प्रॉब्लम को, वो दर्द सर की आंखों में हमने देखा है। लगातार जो स्टूडेंट वहाँ फंसे थे, उसमें शशांक सोनी से हम मिलने आए हैं, जो अभी यूक्रेन से निकल करके अपने घर वापस हुए हैं। आज फैमिली वाले बड़े खुश हैं, बात करते में इमोशनल भी हो रहे हैं, सरकार का शुक्रगुजार भी हैं कि सरकार ने हेल्प की उनकी आने में। इसके साथ साथ लेकिन इंडियन एम्बेसी से सबको नाराज़गी है। जो इंडियन एम्बेसी कहते हैं कि हमारे गार्जियंस, हमें सब कुछ देखने वाले एम्बेसी होती है, लेकिन इंडियन एम्बेसी ने अपनी चीज़ों से, अपने जो उनका दायित्व था उससे अपना सही से काम नहीं कर पाई। जो स्टूडेंट अभी वहाँ फंसे हैं या जो वहाँ के सिविलियन हमारे इंडियंस वहाँ फंसे हुए हैं, हम गुजारिश करेंगे सरकार से भी और इंडियन एम्बेसी से भी कहेंगे, गुजारिश करेंगे कि जो लोग फंसे हैं उनको युद्ध से निकाला जाए। कैमरा पर्सन संदीप कुशवाहा के साथ साजिद मलिक, समाचार वाले।